वंदे मातरम बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस कुशल मंगल के साथ साथ आप घर में अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते होंगे। बच्चों, ये आपका सबसे पहले हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आर्यन में स्वागत है। हमारा चैनल आप जानते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहे हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं और आपके तैयारी के पर्पज़ से हम आपको सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ 2 का अध्ययन करा रहे हैं। पाठ 2 में आप अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत का जो समय काल था 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक, यानी 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक था। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे, दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो राज्य दक्षिण भारत किसका दक्षिण भारत कैसे? तो सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण भारत, ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। इस भारत के मैप में आप चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये एरिया जो दिख रही है, ये एरिया ये है दक्षिण, ये भारत का दक्षिण पार्ट, और ये भाग आपका पूर्व हो गया, ये भाग हो गया आपका पश्चिम, और ये जो ऊपर का भाग भारत का होता है, ये ऊपर का भाग, ये चीज़ ये कहलाता है आपका, ये भाग जो होता है आपका ये भाग आपका उत्तर। तो हमको चलना किससे है? हमको चलना है, हमें जो चलना है, पढ़ना है हमें तो इस एरिया पे, इस एरिया को हम लेके चलेंगे। ये एरिया हमारा दक्षिण भारत है। अब इसी दक्षिण भारत में से हम चलते हैं आगे, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत और उत्तर राज्यों के बीच निकटता बढ़ाने के कारण क्या थे, और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यानी कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया और किनका आधिपत्य स्थापित रहा और किनकी सत्ता कब तक चली, ये चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषताएं थी, इनकी गुणवत्ता क्या थी, इनके शासनकाल की व्यवस्था कैसी थी, इन्होंने क्या सुधार किया, कौन कौन सी नीति अपनाई, कौन कौन सी व्यवस्था लागू करी, ये सारी चीज़ इन विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषता पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? समाज, धर्म, साहित्य, कला, स्थापत्य के क्षेत्र में इनकी प्रगति, इन्होंने जब कोई चीज़ स्थापित किया तो प्रगति इनकी कहाँ तक हुई, उस प्रगति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे चलने के लिए अब हम चलते हैं, क्या हमें और पढ़ना है? तो हमें पढ़ने के लिए चलते हैं, देखिए आप पढ़ेंगे कि मध्यकाल के जो देश थे, उत्तरी और दक्षिणी भाग के राज्यों के बीच जो निकटता बढ़ाई गई थी उसके निम्न कारण थे। वो कारण कौन कौन से थे? कारण थे आपके, वो निम्न कारण थे। दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी घाटी तक बढ़ाने का प्रयास किया, यानी कि हमारी जो गंगा नदी घाटी है वहाँ तक बढ़ाने का। अब कौन से दक्षिण भारत के उत्तरी भाग, यानी कि हमारा जो भारत का राज्य है वो दक्षिण है और हमारा गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी हमारा उत्तर से बहती हैं, यानी कि उत्तर से ये हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो ऊपरी भाग है, भारत का ऊपरी भाग है, वो उत्तर कहलाया और उसी उत्तरी भाग तक दक्षिण भारतीय लोगों ने अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। फिर क्या किया उन्होंने? दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। तो जो आंदोलन, जो उन्होंने नियम कानून आंदोलन और क्या कहते हैं, जो भी कानून नियम उन्होंने बनाया, उसका प्रभाव उन्होंने कहाँ पर देखा? उत्तर भारत के लोगों को भी वह प्रभाव पसंद आने लगा, मीन्स लोकप्रिय हो गया, वहाँ भी वह लोकप्रिय हो गया। उसका जो है लोकप्रियता, उसे पसंद किया जाने लगा और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसी तरह से नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या और से कौन कौन से और कारण थे? दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया।
तो ब्राह्मणों का आधिपत्य जो था तो उत्तर भारत में था, जैसे काशी हो गया, अयोध्या हो गया। यहाँ पर ये जो यहाँ के जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, धार्मिक ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को ले जा कर के कहाँ दक्षिण भारत में बसने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये माने कि जो दक्षिण भारत में आज भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, पांडित्य का कार्य करते हैं, कर्मकांडों का कार्य करते हैं, वो कहाँ से गए हैं? वो हमारे उत्तर भारत के ही ब्राह्मण, उन्हीं का समुदाय है। वहाँ पे जा कर के वो अपने ज्ञान का प्रादुर्भाव शुरू उन्होंने किया। अब क्या है, दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि भी प्रदान की गई। दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को क्या प्रदान की गई? भूमि प्रदान की गई, है ना। और विशाल भारत देश के दोनों भागों के बीच निकटता बढ़ाई गई। उत्तर भारत के जो ब्राह्मण गए दक्षिण भारत में बस गए, जाहिर सी बात है जब कोई बसने जाएगा तो उसे उसके धन धान्य, रहन सहन, वातावरण, परिवेश सबको प्रदान करना पड़ेगा। तो ये सब देने के लिए सबसे पहले हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान बनाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो उन ब्राह्मणों का शरण देने के लिए, उनको बसने के लिए, उनका अपना जो समुदाय बनाने के लिए जो वहाँ पे व्यवस्था की गई थी, उन्हें भूमि दी गई जहाँ पर वह खेती बाड़ी भी कर सकें और अपने ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हुए लोगों में वितरित कर सकें। इस तरह से किया गया। भागों के राज्यों में निकटता, जब उत्तर और भारत के ब्राह्मण एक हो गए तो जाहिर सी बात है कि लोगों में आपसी संबंध भी बढ़ने के आसार बढ़ने लगे थे। और उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य इस प्रकार अलग नहीं हो रहे थे जिस प्रकार से प्राचीन में थे। अब आगे देखेंगे, हम आगे जो चलते हैं तो आगे हम पाएंगे कि 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारत मीन्स यानी विंध्य पर्वत के आगे का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कौन कौन से राज्य थे? हमारा पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांड्य, ये हमारे राज्य थे। अब इन राज्यों का हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, कब किसका शासन कैसे किस काल में था वो चीज़ दिखाया जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा पल्लव वंश, पल्लव शासक। तो पल्लव शासक 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी यानी दक्षिण प्रदेश के आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ था। नरसिंह वर्मन जो थे, नरसिंह वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रतापों के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और बाताबकोड़ प्रतापी को जीतने वाला एक उपाधि धारण करने वाला राजा या शासक बना और यह कांचीपुरम को, उसने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। देखने वाली बात यह है कि आप यदि पेन कॉपी लेके बैठे हो तो प्रश्न यहाँ से देखना है कि वातापी को जीतने वाला, वातापी कोण का अर्थ क्या होता है? वातापी कोण का अर्थ समझाइए। तो वातापी कोण का अर्थ होता है वातापी को जीतने वाला तथा उस उपाधि को धारण जिसने किया उसने कांचीपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया। तो वातापी कोण को धारण करने वाले ने किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया? तो वह था कांचीपुरम था। आगे कालांतर में चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूटों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा। 899 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित बर्मन को चोलों ने हराकर उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा पल्लव वंश की स्थापना हो गई। तो कैसे स्थापना हुई? यानी कि चोल, चालुक्य और पांड्य और राष्ट्रकूटों में पल्लवों का संघर्ष, यानी कि एक तरफ से चोल, एक तरफ से चालुक्य, एक तरफ से पांड्य और राष्ट्रकूट, पल्लवों का संघर्ष यानी आपस में इनका युद्ध, इनके बीच में लड़ाई झगड़े और संघर्ष, युद्ध चलते रहे। और 899 ईस्वी में इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का? पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित बर्मन था, जिसे चोलों ने हरा दिया था, जिसे चोलों ने हराया और अपना अधिकार कर लिया तथा इस प्रकार से पल्लव वंश का अंत हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आप पढ़ेंगे हम पल्लव वंश की विशेषता क्या थी। पल्लव वंश की विशेषता, तो पल्लव वंश की विशेषता में हम चलेंगे
पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था, यानी कि जो इन्होंने शासन की व्यवस्था प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी व्यवस्था बनाई थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित था, एक नियमबद्ध एक कानूनबद्ध तरीके से चलता था और सुरक्षित तथा व्यवस्था के साथ ही चलता था। नेक्स्ट था, इस काल में शिक्षा साहित्य कला उन्नति हुई, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण पल्लवों द्वारा बनवाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र था। कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र उन्होंने बनवाया था, ये उदाहरण मिला करते हैं। तो इन्हें बनवाया था किन्होंने? पल्लवों ने। यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी, यहाँ की स्थानीय भाषा जो थी तो तमिल थी। वैसे भी तमिल भाषा का प्रादुर्भाव जो हुआ था, तो आप यदि ऋषि मुनि महात्माओं के क्षेत्र में जाएं तो हमारे अगस्त्य ऋषि थे जो दक्षिण भारत में कावेरी नदी को लाए। कावेरी नदी को लाने के बाद माँ कावेरी को लाए और वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया तथा उन्होंने ही तमिल भाषा का वहाँ पर तमिल भाषा के जन्मदाता हैं। तमिल भाषा का सबसे पहले यदि दक्षिण भारत में आई तो सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ही उसे वहाँ पर लाए थे। ये भी आपके एक नॉलेज का एक जानकारी का सबसे बड़ा प्रश्न है। और उन्होंने क्या किया? अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। बहुत ही ज़्यादा था हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से कांची के धर्मराज व कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के समुद्र तट पर चट्टान को काट करके बनवाए गए थे। यानी ऐसे मंदिर, ये जो कांची के मंदिर हैं, धर्मराज का कैलाश मंदिर, ये महाबली समुद्र यानी कि समुद्र तट पर इन्होंने एक ही चट्टान को काट करके इन मूर्तियों का, इन मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रकूट का शासन। तो राष्ट्रकूट शासन काल में ये पढ़ेंगे हम, राष्ट्रकूट शासन वंश। राष्ट्रकूट राजा कीर्तिवर्मन के सामंत दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। एक प्रश्न पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली, या राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था कीर्तिवर्मन के सामंत दंतिदुर्ग। कौन थे? दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये प्रश्न यहाँ से आप लिख लेंगे। तथा राष्ट्रकूट राज्य जो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, उसका विस्तार भी उन्होंने किया। कृष्ण प्रथम गोविंद द्वितीय और राजा ध्रुव, धारावर्ष गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय ने इस वंश के प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक यानी प्रमुख शासक रहे हैं। इनकी राजधानी मान्याखेड़ थी। इनकी राजधानी क्या थी? मान्याखेड़ थी। तो मान्याखेड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर प्रतिहार व पाल वंशों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा। निरंतर उनमें युद्ध चलता रहा, लड़ाइयाँ होती रहीं, युद्ध होते रहे, बैटल होते रहे, ये उन पर निरंतर चलता रहा, जिसकी उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। और सन 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त किया। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस सन में चालुक्य तैलप ने द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के शासक को परास्त किया। तो 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त किया। चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने किसको परास्त किया? चालुक्य द्वितीय ने कर्क द्वितीय को परास्त किया। तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारे इस पार्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, तो ध्यान से इसे बार बार आपके पास यदि पुस्तक है तो इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है चलते हैं हम
राष्ट्रकूट शासन की विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं देख लेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, राष्ट्रकूट वंश की विशेषता पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वह मंत्रियों की सहायता से अपना शासन सुचारू ढंग से चलाता था। यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो राजा, आज भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री सर्वोच्च शासक होते हैं, फिर मंत्री कार्य करते हैं, फिर उसके कैबिनेट बनते हैं, तो इसी प्रकार से जो राजा हुआ करता था वो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था तथा उनके मंत्रियों की, जो उसके मंत्रीगण का निर्माण किया जाता था, जैसे आजकल कैबिनेट का निर्माण होता है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों का निर्माण कर रखा था। तो मंत्रियों की सहायता से अपने शासन को व्यवस्थित सुचारू ढंग से चलाया करता था। यानी कि छोटी इकाई बड़ी बड़ी से लेकर के बड़ी होते हुए राजा तक का, जिस तरह से आज हमारे नगर पंचायत से स्टार्ट होकर के जिला, विधायक, सांसद, इस तरह का होते होते जाकर के एक शासन को संभालते हैं, उसी प्रकार पहले भी व्यवस्था थी। पर पहले राज्य शासन था, तो इसलिए राजा, किंग और उसके मंत्री, मिनिस्टर जो हुआ करते थे, ये कार्यभार संभाला करते थे। राष्ट्रकूट राजा शिक्षा तथा कला के संरक्षक थे। वो शिक्षा के क्षेत्र काल में शिक्षा को महत्व देते थे, कला को महत्व देते थे। किसी के पास कोई भी कला, वाद्य यंत्र की कला है, संगीत की कला है, नृत्य की कला है, इन सभी कलाओं का विशेष महत्व था। चित्रकला है, इन कलाओं का और शिक्षा का भी विशेष महत्व था। एक उच्च कोटि का अमोघ वर्ष जो था, तो अमोघ वर्ष प्रथम एक उच्च कोटि का लेखक था। इस वंश के शासक ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, अपने इष्ट देवताओं शिव, विष्णु की विशाल प्रतिमाएं भी इसने बनवाई। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप देखेंगे, हमने बताया ये है हमारा दक्षिण भारत का राज्य। शासनकाल इसका 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इसमें से ये देखिए, ये आज भी हमारा पाकिस्तान का भाग है। ये भाग हमारा, ये इतने से हमारा जो है, तो ये 800 से लेकर के 1200 ईस्वी का है। तो ये देखिएगा, ये भारत के वर्तमान सीमा, ये हमारा जम्मू कश्मीर आज भी है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हमारा MP आज भी है। तो हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। तो दक्षिण भारत के राज्य को यदि हम पढ़ते हैं तो देखिए, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य में देखिए, ये नर्मदा नदी तो आप जानते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके ये अरब सागर में गिरी, ये नर्मदा नदी हो गई। अब ये देवगिरी हो गया, उत्तरकालीन चालुक्य वंश हो गया, काकतीय का शासनकाल हो गया, गोदावरी नदी ये आके यहाँ से गिर रही है, पल्लव वंश हो गया, पल्लव वंश कांचीपुरम ये हुआ, कावेरी नदी हो गई, कावेरी नदी भी यहाँ पे है, चोल वंश का शासनकाल, फिर हो गए तंजौर, मदुरै और पांड्य। हमें पढ़ना है ये सारे राज्यों को, इन सभी राज्यों को हमें पढ़ना है। तो आपके भारत के मैप में भी आपको समझ में आ गया कि दक्षिण भारत का राज्य कहाँ पर है, किस तरह से स्थापित है। तो और ध्यान दे लेंगे कि भारत माता का चरण, भारत माता का यदि हम एक कल्पना करें कि हमारा भारत देश जो है तो भारत माता का स्वरूप है, तो उनका चरण देखिए, तीनों तरफ से समुद्र धो रहा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ हिंद महासागर है। तो इसी के बीच में स्थापित जो भारत देश का, भारत का दक्षिण प्रांत है, उन्हीं प्रांतों के बारे में जिन जिन शासकों ने यहाँ पर अपना राज्य किया, संघर्ष किए, कला का विस्तार किया, संस्कृति का विस्तार किया, उन्हीं की जानकारी आपको दी जा रही है। तो अब तीसरा पार्ट हमारा आता है। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट शासन कर्क द्वितीय को परास्त कर चालुक्य शासक तैलव द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। अब कल्याणी के चालुक्य क्यों कहलाए? कल्याणी के चालुक्य इसलिए कहलाए कि इन्होंने कर्क द्वितीय को क्या किया? युद्ध में परास्त कर दिया, तथा तैलव द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना
कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? कल्याणी को। इसी कारण यह कल्याणी के चालुक्य कहलाए। आगे चलते हैं, आगे देखिए। तैलव द्वितीय ने 24 वर्षों तक शासन चलाया। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि तैलव द्वितीय का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? तो तैलव द्वितीय का शासनकाल 24 वर्षों तक था। इस वंश के अन्य शासक जैसे सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम और जयसिंह आदि हुए हैं। तो इस तैलव द्वितीय ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया, लेकिन कल्याणी के चालुक्य जो थे उनके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन कौन से हुए हैं, सम्राट कौन कौन से? सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम, सत्याश्रय और जयसिंह, ये हुए हैं। अब चलते हैं, इनकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इनकी विशेषता में चालुक्य शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं। चालुक्य राजा उदार व कला प्रेमी थे। वे सभी धर्मों का आदर किया करते थे। जो भी उस ज़माने में धर्म थे, यानी वैष्णव हो, शैव हो, उन धर्मों का आदर किया करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनमें बहुत बड़ी आस्था रखा करते थे। तो जो शिव के उपासक थे वो शैव कहलाते थे, और जो विष्णु के उपासक थे वो वैष्णव कहलाते थे। यह उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से स्पष्ट होता है। जो उस शासनकाल के यानी चालुक्य वंश के शासनकाल के जो मंदिर मिलते हैं, मंदिर मठ मिलते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उस काल में विष्णु और शिव और तथा ब्रह्मा पर लोग, वहाँ की जनता आस्था रखा करती थी। चालुक्य कला एक बहुत प्रमुख विशेषता, चालुक्यों की कला विशेषता जो थी, तो वह विशेषता क्या थी? हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाना। सीधे बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके मंदिरों का निर्माण होता था, तथा देवी देवताओं का भी निर्माण किया जाता था। विरूपाक्ष का मंदिर इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। विरूपाक्ष का मंदिर जो है यह सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं चेर राज्य। चेर राज्य चौथा हमारा आता है चेर राज्य। चेर राज्य में अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई थी। इस काल में मालाबार, त्रावणकोर, कोचीन सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। चोल वंश से चेर वंश के वैवाहिक संबंध थे। अब किस किस के वैवाहिक संबंध थे? चेर राज्य के तथा चोल वंश के। इनका क्या था? इनका वेडिंग संबंध था, विवाह के संबंध इनके थे। तो विवाह के संबंध थे। एक राज्य से दूसरे राज्य की कन्याएं जाया करती थी, आपसी संबंध मजबूत हुआ करते थे, और राज्य का विस्तार भी इससे किया जाता था। ये अधिक समय शासन नहीं कर सके, इनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था। 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने तथा 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अधिकार कर स्थापित किया। तो अब देखना ये है कि चेर राजाओं पर 8वीं शताब्दी में किसका संघर्ष हुआ? पल्लवों का। 10वीं शताब्दी में चोलों का, 13वीं शताब्दी में पांड्यों का। एक बार अच्छे से देख लेंगे। 8वीं शताब्दी में चेरों पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया? पल्लवों ने। 10वीं शताब्दी में चोलों ने, और 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने इन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस कारण चेर राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और बीच में ही इसका दमन हो गया। आगे चलते हैं पांड्य राज्य। अब चेर का समापन, पांड्य राज्य का उदय। पांड्य राज्य जो था, तो ये पांड्यवंश प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख राज्यवंश था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पांड्यवंश की राजधानी क्या थी? पांड्यवंशों की यानी पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? तो पांड्य राज्य की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। अब इसमें पांड्य राजाओं ने
अतिकेशरी मारवर्मन बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ जिसने 7वीं शताब्दी में चेरों को हराया। अब ये तो जानते हैं कि चेरों पर कई लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, कई लोगों ने उससे युद्ध किया। तो इसमें से 7वीं शताब्दी में चेरों को हराकर और चालुक्यों का साथ देकर के, ये जो पांड्य था तो चेरों को तो हराया, लेकिन किसके साथ मिलकर के, चालुक्यों का साथ देकर पल्लवों को हराया। यानी कि ये पांड्य को हराने के लिए पांड्य जो था तो चेरों को हराया और चालुक्यों का साथ देकर के पल्लवों को भी हरा दिया तथा अपने राज्य का विस्तार छोटे छोटे भागों में किया। इसी प्रकार से 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांड्य शक्ति का विस्तार हुआ। यानी कि पांड्य वंश का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस प्रकार से यह अपनी सीमा को बढ़ाते हुए बहुत ही उत्कर्ष, इसकी सीमा जो बढ़ते बढ़ते उच्च स्तर को प्राप्त करी, वह उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने चेर, चोल, काकतीय, होयसल और अन्य शासकों को भी उसने हराया। कौन कौन से? होयसल आदि शासकों को हराया और कांची पर भी अपना अधिकार किया। पांड्य राजाओं द्वारा अनेक मंदिर बनवाए गए जिसमें श्रीरंग व चिदम्बरम के मंदिर प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी के अंत में यह राज्य समाप्त हो गया। पांड्य राज्य का अंत कब हुआ? पांड्य राज्य का अंत कब हुआ? तो पांड्य राज्य का अंत 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, चोल साम्राज्य का उदय। 9वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों व कर्नाटक पर शासन करने वाला चोल वंश दक्षिण क्षेत्र के सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। दक्षिण भारत के वंशों में जो हम पढ़ रहे हैं, साम्राज्य राज्यों में यदि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना है तो वो चोल साम्राज्य था। इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल कहा। शाही चोल क्यों कहा? लग्जरी लाइफ ही इनकी थी, यानी कि बहुत ही राजा तो थे ही, साम्राज्य इनका बढ़ता गया, सम्राट थे ही, तो इनको यहाँ के इतिहासकारों ने अपनी भरसक प्रशंसा करते हुए शाही चोल की उपाधि दी थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय में की गई थी। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर भी अधिकार कर लिया था। परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार किया। मदुरै कोडाबन अर्थात मदुरै का विजेता। अब यहाँ से एक प्रश्न देखेंगे, मदुरै के विजेता को किस नाम से जाना जाता था? तो मदुरै के विजेता को मदुरै कोडावन के नाम से जाना जाता था तथा इसी उपाधि से सम्मानित किया जाता था। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा था राजराज प्रथम। ये भी आता है क्वेश्चन आपका कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे पराक्रमी राजा कौन था? तो वह था राजराज प्रथम, जिसने अपनी योग्यता व पराक्रम व कौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसने चेरों को हराया, पांड्य को हराया, चेरों को हराकर केरल पर, चेंडों को हराकर केरल पर तथा पांड्य राजा को हराकर मदुरै पर अधिकार किया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपना साम्राज्य और अपने प्रांत का भी विस्तार उसने किया। इस प्रांत का नाम उसने मुम्मादी चोल मंडलम रखा। मुम्मादी चोल मंडलम नाम किस राजा ने रखा? तो मुम्मादी चोल मंडलम का नाम राजराज प्रथम ने, जो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, उसने रखा। यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, यानी कि इसकी स्थापना करना ही उसकी विशेष सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। आगे राजराज ने बैरागी के चालुक्यों को हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए
क्या किया? कलिंग पर, कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की उसने स्थापना करी। बच्चों, इसका एक पार्ट समाप्त होता है। इस तरह से आपके अध्याय 2 दक्षिण के राज्य का पार्ट 1 समाप्त होता है और पार्ट 2 इसका पुनः पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट में आपका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, जिसे आप देख लीजिएगा। और यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बीच से बने हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते रहिएगा। और हमारे कमेंट में जो भी बच्चे देख रहे हो वो अपना नाम लिखना, ताकि आपकी उपस्थिति भी हो सके कि हाँ आपने इसको पढ़ा है, हमारी मेहनत को आपने सम्मान दिया है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा, अंग्रेजी की ग्रामर को भी समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।